हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को सबसे आसान तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। बैलेंस शीट को पढ़ना आज के टाइम में सबसे आसान चीज़ है। हमें बस बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बैलेंस शीट पढ़ने के लिए हमें किसी भी तरह की कोई टेक्निकल या किसी भी तरह का कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। हमें फाइनेंस की साइड से कोई डिग्री या कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस के बारे में, और नॉर्मल जो नॉलेज होती है वो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज हम बिजनेस के बारे में तो हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे उस बिजनेस की, उस कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बाय या सेल करने की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर हम किसी कंपनी की बैलेंस शीट को पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मेरा बाय या सेल करने का किसी को भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ आप सबके सामने। अगर मेरा एक्सपीरियंस आप सबको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और शेयर जरूर करें। शेयर उन लोगों को करें जो आपके आसपास बैलेंस शीट पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु बैलेंस शीट उनको आज तक पढ़नी नहीं आई। बैलेंस शीट पढ़ना बच्चों का खेल है, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, एक बार जरूर देखें इसे। तो अब हम स्क्रीनर डॉट इन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को आसानी से पढ़ सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी भी कंपनी को जैसे ही सर्च करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, आप सभी को पता है रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ पर मेरा बाय या सेल करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको बस अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज कि मैं बैलेंस शीट को कैसे स्टडी करता हूँ वो आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बैलेंस शीट को एनालिसिस करने का बच्चों का काम है। बच्चे भी आज के टाइम में बैलेंस शीट को एनालिसिस कर सकते हैं। जैसा कि सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप के बारे में आप देख सकते हैं किसी भी कंपनी की, इसका करंट प्राइस क्या है, बुक वैल्यू कितनी है, इसके नीचे आरओई, आरओसी देख सकते हैं, पी का प्राइस देख सकते हैं इसका, इसके बारे में पी है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशो कितना है रिलायंस इंडस्ट्री का वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर एडिड रेशो आ जाएगा तो आप यहाँ पर और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये चार्ट आ गया, इसका प्राइस का है, पी का चार्ट आ जाता है। और मोर में जाएंगे तो इस तरह से यहाँ पे 3-4 चार्ट मिल जाएंगे आपको। पिछले 5 साल 10 साल का आप चार्ट को एनालाइज कर सकते हैं। पी रेशो देख सकते हैं कि मीडियन से नीचे है। ठीक है, यहाँ पर पीयर कंपनी आ गई। पीयर कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, अपने सेक्टर की भी और इंडिया की भी। यहाँ पर क्वार्टरली स्टेटमेंट देख सकते हैं कि जो ये सेल्स हैं पर क्वार्टर इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही, देख सकते हैं। इसके बाद आप अदर इनकम में भी चेक कर सकते हैं कि अदर इनकम में एक्सेप्शनल आइटम क्या है और अदर इनकम नॉर्मल कितनी इंक्रीज हो रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम ऐसे किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को स्टडी कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट हर साल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आज तक का ये क्वार्टरली स्टेटमेंट है। अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये हम ईयरली स्टेटमेंट है ये। यहाँ पर सेल्स, वही फिर अदर इनकम चेक कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट चेक कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्या है, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, अदर इनकम क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे। परंतु आप यहाँ पर ये देखो कि ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये कंटिन्यू इंक्रीज होनी चाहिए। कंपनी का बिजनेस के बारे में हमने कल पढ़ लिया था, एनालिसिस कैसे करते हैं बिजनेस को। आज फंडामेंटल को एनालिसिस कैसे करते हैं। सेल्स हर क्वार्टर हर साल इंक्रीज होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस तरह से किसी भी कंपनी को देखते हैं। रिजर्व कंटिन्यू इंक्रीज होना चाहिए, बोरोइंग इंक्रीज होनी चाहिए, बोरोइंग डिक्रीज होनी चाहिए, इंक्रीज नहीं, या तो सेम हो या डिक्रीज होनी चाहिए। अगर इंक्रीज हो रही है बोरोइंग तो उसका रीज़न हमें पता होना चाहिए। बोरोइंग अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारा फिक्स्ड एसेट में वे बोरोइंग आनी चाहिए। यहाँ पर फिक्स्ड एसेट में बोरोइंग का आना बहुत ज़रूरी है। अगर इंक्रीज हो रही है तो CWIP में आ जाए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब क्या चीज़ होती है इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बस आज आप ये देख लो कि बैलेंस शीट को एनालाइज करना कितना बच्चों का खेल है। ना कोई डिग्री, ना कोई फाइनेंस की तरफ से नॉलेज, कोई भी बेसिक नॉलेज हो वो आदमी बैलेंस शीट को एनालिसिस कर सकता है। यहाँ पर आ गया शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप प्रमोटर देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज प्रमोटर के पास है, FII के पास कितनी है, DII के पास कितनी है, गवर्नमेंट और पब्लिक। पब्लिक में भी जाकर आप अंदर देख सकते हो कि अंदर किसी के पास है या नहीं है। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया। FII क्या होता है, DII क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। परंतु यहाँ पर FII और DII के पास एक अच्छी खासी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। FII और DII बिना किसी कंपनी की बिजनेस को और उस कंपनी की बैलेंस शीट को एनालिसिस किए हुए वो अपनी शेयर होल्डिंग वहाँ पर इंक्रीज नहीं करते। ये शेयर होल्डिंग एनालाइज करने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम बच्चे भी यहाँ पर बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने नॉलेज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।